नमस्कार। आज हमारे साथ है मिस्टर मुकुल, जो कि एसेट योगी इस चैनल के फाउंडर हैं, और उनके साथ हम बैठ के आज इकोनॉमी के बारे में और जो स्लो डाउन चल रहा है उसके बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते मुकुल जी, एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इनफैक्ट मैं फिनोवेशंस को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ। काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट किया है। इनफैक्ट प्रसाद से मैं बात भी कर रहा था, बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्पेस में हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और ये काफ़ी एक म्यूचुअल एक हेल्दी रिलेशनशिप भी बन जाती है। और जब हम ओपिनियन शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो हो सकता है 2 पॉइंट ही मेरे दिमाग में आए और 2 पॉइंट आप भी ऐड करें। आपने मुझे बुलाया ज़रूर है, बट प्लीज़ फील फ्री टू ऐड मोर पॉइंट्स। मैं हो सकता है कुछ पॉइंट्स मिस कर दूं। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर बीच बीच में मेरे पॉइंट्स ऐड करें, प्लीज़। थैंक यू फॉर बीइंग सो हम्बल। तो पहला सवाल यही है कि हमने देखा कि कल सेंसेक्स और निफ्टी दोनों भी ऑल टाइम हाई पर चले गए जी। जबकि हम इंडियन इकोनॉमी की जो करंट कंडीशन देखते हैं तो उसमें स्लो डाउन चल रहा है, कई सारे सेक्टर सफ़र कर रहे हैं जी। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है दैट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी, एंड वो अगर बढ़ रहे, वो ऑल टाइम हाई पर जा रहे हैं, उसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। जबकि रियलिटी में अगर हम सारे स्टैट्स को देखते हैं तो क्लियरली नजर आता है कि स्लो डाउन इज देयर। राइट। सो इस कंफ्यूजन को आप सबसे पहले दूर कर सकते हैं। पता नहीं वैसे मैं ये कन्फ्यूजन क्लियर कर पाऊंगा या नहीं, बट मैं लेट मी अटेम्प्ट जितना मुझे समझ में आता है। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, लेकिन जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग से मुझे समझ में आता है वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो देखिए, कुछ डेटा हम शेयर करते हैं। जैसे कि पहले तो बहुत लोगों को शायद ये लगता ही नहीं है कि इकोनॉमिक स्लो डाउन है या नहीं, ठीक है। तो ये मिथ तो नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मिथ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, जीडीपी आज की डेट में 4.5% पे ग्रोथ आ गई है, जो शायद पिछले 8-9 सालों में सबसे कम रही है, राइट। इंडस्ट्रियल आउटपुट का जो डेटा है वो आपका कम हो गया है, 4% से कम हो गया है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर हम देखें अक्टूबर और नवंबर का जो डेटा आया है, तो ये डेटा झूठ नहीं बोलता है। जॉब लॉसेज हो रहे हैं, इट्स अ फैक्ट। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। चाहे कोई डिमोनेटाइजेशन का है, चाहे कोई जीएसटी की वजह से शायद उतना जल्दी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं लोग, वो कह सकते हैं। रीजंस तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट जो आपका सवाल कह रहे हैं ना, आपकी इकोनॉमिक स्लो डाउन तो है, पहले तो हम ये मान लेते हैं, बट सेंसेक्स और निफ्टी उस चीज़ को शो नहीं कर रहे हैं, राइट। ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि निफ्टी और सेंसेक्स आखिर दिखाते क्या हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, निफ्टी और सेंसेक्स जीडीपी नहीं है हमारा। वो क्या है? वो हमारा सेंटिमेंट है। हमें क्या लगता है कि हमारी इकोनॉमी फ्यूचर में कैसा करेगी, उसका सेंटिमेंट आज दिख रहा है हमको, राइट। तो बेसिकली लोग स्टॉक्स को खरीद रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन से कि वो बहुत अच्छा ग्रो करेंगे फ्यूचर में, राइट। अब ये एक्सपेक्टेशन कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये भी हमें कुछ डेटा से ही पता चलेगी। अब वो भी कुछ मैं आपको डेटा कोट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पिछले 5-6 साल का अगर आप डेटा स्टडी करेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स, जिसे हम सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं, सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज हो गई, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज हो गई, सारा पैसा इन्हीं कंपनीज के अंदर जा रहा है। पिछले 5-6 साल का आप डेटा उठा के देखिए। 5-6 साल से पहले का अगर आप डेटा देखेंगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स में 40% इन्वेस्टमेंट जाते थे, और स्मॉल कैप और मिड कैप में लगभग 60% जाते थे, बिटवीन द टू। आज वही डेटा एकदम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। 70% फंड्स जो है लार्ज कैप में जा रहे हैं, ठीक है। अब 70% फंड्स लार्ज कैप में जा रहे हैं, दैट मीन्स सारे इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि खाली कुछ ही कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी इन फ्यूचर, बिल्कुल। या उनके शायद शॉर्ट टर्म अर्निंग्स भी अच्छे रिपोर्ट हुए हैं। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा कि अर्निंग्स खराब रिपोर्ट हुए हैं, वो क्यों अच्छे आए हैं उसकी भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। वो भी एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो जब हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके छोटे से छोटा फार्मर आ जाता है, छोटे से छोटा प्रोड्यूसर आ जाता है, छोटे से छोटा मैन्युफैक्चरर आ जाता है। वो सेंसेक्स नहीं है, ठीक है। सेंसेक्स सिर्फ टॉप 30 कंपनीज है, वो भी सिर्फ उनका स्टॉक का प्राइस है, एग्जैक्टली। एक्चुअल अर्निंग्स नहीं है वो भी, ठीक है। तो वहां पे एक डिस्कनेक्ट है। अब थोड़ा सा हम और डेटा समझ के देखें कि क्या सेंसेक्स का और निफ्टी का प्राइस इतना ज्यादा हो जाता है कि लोग ओवर वैल्यू कर देते हैं स्टॉक्स को। तो आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसेक्स और पी का जो पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो जिसे हम कहते हैं, वो 28 पे चल रहा है। तो 28 का मतलब है कि इट इज इन अ डेंजरस जोन। मैं आपको 2 इंस्टेंसेस पुराने भी कोट करता हूं यहाँ पे। पहले जब 2008 में करीब 28 का क्रॉस हुआ था, जनवरी 2008 का मुझे ध्यान है। इनफैक्ट मैं आपसे अभी जस्ट शेयर ही कर रहा था, उस दौरान मैं अपनी एमबीए कर रहा था, प्लेसमेंट्स वगैरह हो गए थे और लग रहा था इकोनॉमी बहुत ही अच्छी चल रही है।
उसके बाद विद इन 3-4 मंथ्स जब हमने अपनी जॉब स्टार्ट करी, एकदम रिसेशन आ गया। स्टॉक्स अगले 1-1.5 साल के अंदर 50% गिर गए, 50% से भी ज़्यादा, इनफैक्ट 55-60%। सेंसेक्स जो आपका 21,500 पे पहुंच गया था जनवरी 2008 में, वो सितंबर 2009 तक अराउंड 8-9,000 आ गया था। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट आई थी। 2000 की बात कर लेते हैं, फरवरी 2000 में भी जो सेंसेक्स चल रहा था आई थिंक अराउंड 6,000 था उस टाइम पे, फिर दोबारा 50% गिर गया था जब 28 का पीई था उस टाइम पे, फिर दोबारा गिरा, वो भी 50% से ज़्यादा गिर गया था अगले 1-1.5 साल के अंदर। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी ओवर वैल्यूड है स्टॉक्स। लोग हमेशा ये कहते हैं कि भाई दिस इज द न्यू नॉर्मल, कि शायद आज की डेट में लोग ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हैं। मतलब भाई हम एक शर्ट 1000 रुपए की जगह आज 1,500 की खरीदने के लिए तैयार हैं, बट ऐसा होता नहीं है। हिस्टोरिकली एक्चुअली वी कम बैक टू द सेम नॉर्मल, इट इज़ नॉट द न्यू नॉर्मल। ठीक है, तो स्लो डाउन तो है। अब उसके रीजंस की हम बात कर लेते हैं कुछ कुछ, कि एक तो इनफ्लोज बहुत हो रहे हैं। ठीक है, इनफ्लोज का मतलब है जैसे म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है, अभी बहुत अच्छा कैंपेन चला है। मैं ये नहीं कहता कि म्यूचुअल फंड्स गलत हैं, म्यूचुअल फंड्स सही हैं, कैंपेन अच्छा चला है, म्यूचुअल फंड्स अच्छे ही हैं, लेकिन आप ये समझ के देखिए कि मार्केट जो है वो साइक्लिकल होती है। वो जो एसआईपी का जितना पैसा है वो कॉन्टिन्यूसली आ रहा है, लेकिन अगर थोड़ा सा और बारीकी से देखेंगे तो कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट्स वहाँ से निकल रहे हैं, म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे हैं, कुछ एचएनआईज वहाँ से निकल रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट ओवरऑल बढ़ रहा है, वो 4% बढ़ा है, लेकिन अगर आप फिर थोड़ा सा बारीकी से जाएंगे तो इक्विटी इनफ्लोज जो हुए हैं तो ओवरऑल अगर हम नवंबर वर्सेस अक्टूबर की बात करें तो वो 78% से ज़्यादा गिरे हैं। तो कुछ जगह पे आपको ये ऐसा हिंट्स मिलेंगे जहाँ से आपको लगेगा कि इकोनॉमी गिर रही है, इसीलिए कुछ लोग जो थोड़ा सा मार्केट को समझ लेते हैं वो लोग तो पुल आउट कर रहे हैं, लेकिन शायद जो रिटेल इन्वेस्टर होता है जिसे शायद इतना आइडिया नहीं होता है वो अभी समझ नहीं पा रहा है। कल मेरा यहाँ पे कोई कारपेंटर आया हुआ था काम करने के लिए, वो भी कहता है सर स्टॉक मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, अब उसको लगा होगा कि हम स्टॉक मार्केट की कुछ बात करते हैं, तो यहाँ मेरे को ऐसा लगता है जब कारपेंटर, प्लम्बर और आपका पान वाला भी स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए, दैट मीन्स वी आर इन डेंजरस जोन। है ना? तो ये जो इनफ्लोज हैं, हाँ मेजर्स गवर्नमेंट ने कुछ लिए हैं, बट वो इकोनॉमी में कितना फ्यूचर में अच्छा करेंगे वो हमें पता नहीं है अभी। सो आई थिंक मैंने जो आपका सवाल का आंसर है वो कर दिया होगा कि जो ये सेंसेक्स है ये बेसिकली सेंटिमेंट दिखा रहा है हमारा, और जस्ट बिकॉज कि कुछ स्टॉक्स के अंदर पैसा सारा जा रहा है, इसी वजह से सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे हमारे को लॉसेज मिले हैं। पिछले एक साल में मिड कैप आई थिंक अराउंड 16% डाउन है और स्मॉल कैप आपका 10% से ज़्यादा डाउन है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इंडियन इकोनॉमी फिलहाल भी देखी जाए तो इट इज़ परफॉर्मिंग बेटर देन अदर इकोनॉमीज। जी, बिकॉज इंडिया इज, जब हम पैदा हुए तब भी हमें बताया गया कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। आज भी हम देखते हैं इतने साल बाद इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। सो इसको अगर डेवलप बनाना है तो जो स्पीड होनी चाहिए ग्रोथ की वो काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि फिलहाल है नहीं। और बीच बीच में जो अपॉर्चुनिटी टाइम होता है उसमें अगर हम हमारी ग्रोथ रोक दें तो उसका बड़ा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है कंट्री पर, जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है जी। जिसके लिए ज़रूरी है कि कुछ गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स होते हैं वो कुछ अच्छे रिफॉर्म्स होने चाहिए जी। सो गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजंस लिए रिसेंटली, कुछ सही डायरेक्शन में चले गए, कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और किस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? ये हो गया पहला सवाल। एंड इसके रिलेटेड दूसरा सवाल ये है कि स्लो डाउन चल रहा है, इससे अगर इन्वेस्टर्स को पहले ही प्रिपेयर रहना है तो वो क्या कर सकते हैं स्लो डाउन से पहले ही प्रिपेयर रहने के लिए? मैं इनफैक्ट सेकंड पार्ट का आंसर क्या पहले कर सकता हूँ? Sure. हाँ, सो मैं सेकंड पार्ट का पहले ही आंसर कर देता हूँ कि जब स्लो डाउन आता है तो ऐसा कहा जाता है कि कैश इज किंग। राइट। ठीक है, यू होल्ड ऑन टू द कैश। अगर आप वॉरेन बफेट को भी स्टडी करेंगे तो जब बूम पीरियड चल रहा होता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ठीक है, वॉरेन बफेट हैज़ मेड मोस्ट ऑफ हिज मनी ड्यूरिंग द स्लो डाउन्स। ठीक है, वो स्लो डाउन यानी कि जब बूम आ रहा है तब तो वो अपना कैश पे होल्ड कर लेते हैं, और जब स्लो डाउन एकदम से आ जाता है, ठीक है, जब बिल्कुल मार्केट गिर जाती है तब उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है स्टॉक्स खरीदने की। तो अभी हम देखें कि सेंसेक्स और निफ्टी अगर बहुत तेज जा रहे हैं तो यू होल्ड ऑन टू कैश। ठीक है, यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अगर स्लो डाउन आता है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी, देन यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट, राइट। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं एक और पार्ट में आपको आंसर करना चाहूँगा कि जो SIP वाले इन्वेस्टर हैं, जो नो नथिंग इन्वेस्टर जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता मार्केट का,
दे कैन कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट को टाइम करना, डेली बेसिस पे फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको आइडिया नहीं है, मार्केट का नॉलेज कम है, तो आपके लिए SIP सेफ इन्वेस्टमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी भी तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो एवरेज आउट हो जाएगा। सो SIP इन्वेस्टर्स कैन कंटिन्यू, बट लमसम इन्वेस्टर्स जो थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं और मार्केट को फॉलो करते हैं, वो लोग होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ गुड टाइम टू होल्ड ऑन टू कैश एंड इन्वेस्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी कम्स। सो आई थिंक ये तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। सो फर्स्ट पार्ट जो आप पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, तो देखिए मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, एज आई सेड अर्लियर कि मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, बट मैं अपनी कुछ ओपिनियंस शेयर कर लेता हूँ। एक तो मुझे लगता है कि डिमांड को स्टिमुलेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डिमांड का मतलब अभी देखिए गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स आए हैं, इनफैक्ट मैं विजय केडिया काफ़ी फेमस इन्वेस्टर है, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ट्रीट द इकोनॉमी विद होम्योपैथी वेयर एज सर्जरी इज रिक्वायर्ड। सो करंट मेजर्स हैं, अप्रिशिएबल हैं, बट इनफ नहीं है। ठीक है, अब जैसे करंट मेजर्स की हम जो बात करें कि कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था, ठीक है, गुड, वेरी मच अप्रिशिएटेड, उसका इफेक्ट हमें देखने को भी मिला, Q2 अर्निंग्स बढ़ी, बट वो वन टाइम है, वो वन टाइम इफेक्ट है। उसके बाद ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? कॉर्पोरेट अर्निंग से एक बार आपका प्रॉफिट्स बहुत अच्छे शो हो गए, कॉर्पोरेट टैक्स कम हुआ तो आपके कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ गई, एक महीने, वो एक क्वार्टर में, लेकिन वो इफेक्ट हुआ। लेकिन हर क्वार्टर वो बढ़ेगा कैसे? वो तो सिर्फ डिमांड से ही बढ़ सकता है, राइट? फिर दूसरे मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है, लेकिन उनका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखेगा। अब जैसे रियल एस्टेट के अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड 25,000 करोड़ का रिलीज किया नहीं है, शायद अभी तो एलोकेट किया है, तो रिलीज कब होगा, कितना जल्दी होगा, कितने प्रोजेक्ट्स को कितना पैसा मिलेगा, वो देखने वाला काम है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अभी 70,000 से 1 लाख करोड़ के कुछ इन्वेस्टमेंट्स बोले हैं गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, बट मेरे को एक थोड़ा सा कंसर्न ये भी है कि डिमांड को सरकार की तरफ से स्पेंडिंग करके जो बूस्ट मिल सकता है वो थोड़ा सा कंटेन्ड है राइट नाउ। क्यों? क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स कट किया है तो गवर्नमेंट की अर्निंग भी कम होगी, बिल्कुल, अर्निंग कम होगी तो स्पेंडिंग भी कम होगी, तो गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेशंस हैं, बहुत सारा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं एकदम से, राइट? सो वो देखना पड़ेगा कि फाइनेंस मिनिस्टर किस तरीके का लेती हैं हमारे मेजर्स। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से बूस्ट मिल सकता है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, आई थिंक इनकम टैक्स में रिबेट लाने की बात करी जा रही है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स में, वो एक अच्छा मेजर हो सकता है। बट अगेन गवर्नमेंट अगर टैक्स कट करती है तो लेट्स होप कि टैक्स का जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, वो बढ़ जाए, कि ज़्यादा लोग टैक्स भरें तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन तो उतना ही हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का कलेक्शन कम होगा तो स्पेंडिंग कम होएगी, तो इकोनॉमी में वो जो चर्न आना चाहिए शायद उतना नहीं आएगा, राइट? एंड देन थर्ड पॉइंट इज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट एक ऐसा टूल होता है गवर्नमेंट के पास या RBI के पास जिससे डिमांड को काफ़ी अच्छा स्टिमुलेट किया जा सकता है ना? तो RBI ने भी 400 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कम किया है, रिवर्स रेपो रेट भी 250 बेसिस पॉइंट्स कम किया है, बट वो एक्चुअली बैंक के इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं हो रहे हैं। अब वो गवर्नमेंट कैसे पुश करती है वो मुझे नहीं पता है, ठीक है? वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कुछ ना कुछ, RBI को कुछ ना कुछ मेजर्स लेके आने चाहिए कि बैंक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, वो पास ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना? और थोड़ा और करना चाहिए स्टिमुलेट, मे बी अगर इतने इंटरेस्ट रेट से भी बात नहीं बन रही है तो थोड़ा सा और इंटरेस्ट रेट्स कम करने चाहिए। सो ये कुछ मेजर्स हैं, आई थिंक इंटरेस्ट रेट्स एंड स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दीज आर टू मेजर थिंग्स दैट गवर्नमेंट कैन डू राइट नाउ एंड विच इज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। ओके, राइट, वेरी गुड आंसर, मतलब काफ़ी क्लैरिटी इससे होगी हमें। सो हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे इश्यूज चल रहे हैं, US चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, देन वहाँ UK में ब्रेग्जिट का इशू चल रहा है। इन चीज़ों का इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट रहा है और क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए अगर हम 20 साल पहले की इकोनॉमीज देखें तो काफ़ी इंडिपेंडेंट थी, मतलब आज की डेट में काफ़ी इंटीग्रेटेड हो गई हैं। 20 साल पहले तक एक कंट्री खुद ही प्रोड्यूस करती थी, खुद ही कंज्यूम करती थी सारे प्रोडक्ट्स, लेकिन आज क्या है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए हर कोई चाइना जा रहा है। सो चाइना हैज़ बिकम द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। हाईटेक काम सारा USA में हो रहा है जो बाकी के लोग कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के गूगल को कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? हम लोग FB फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ये सब US में बनी है ये चीज़ें। दूसरी तरफ इंडिया में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पूरी की पूरी वर्ल्ड को सर्व कर रही है, राइट? तो इंडिया का बहुत सारा जो रेवेन्यू है बाहर के देशों से भी आता है।
सो नेचुरल सी बात है, अगर इंटरनेशनल कोई प्रॉब्लम होगी क्रिएट तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी आएगा। अब यूएस चाइना ट्रेड वॉर की बात चल रही है, उसका डेफिनेटली इंपैक्ट इंडिया में भी आ रहा है और आएगा। अगर ट्रंप कोई गलत स्टेटमेंट दे देते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर कोई गलत स्टेटमेंट देते हैं तो मार्केट उस दिन गिर जाती है। कुछ थोड़ी सी सॉफ्ट स्टेटमेंट आ जाती है तो मार्केट उस दिन बढ़ जाती है। और मुझे ऐसा लगता है इलेक्शन अगले साल तक है यूएसए में, तो क्लैरिटी नहीं रहेगी। देयर विल बी अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन विच मीन्स कि मार्केट्स विल बी वॉलेटाइल, ऊपर नीचे जाती रहेंगी खाली स्टेटमेंट्स के ऊपर, राइट। तो वही सेंटिमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो सेंटिमेंट ऊपर नीचे तो हमेशा जाता ही रहेगा। और इंटरनेशनल, हाँ, रियल इश्यूज अगर आ जाते हैं, जब एक्चुअली ट्रेड सफ़र करता है, बाई चांस यूएस और चाइना का अगर ट्रेड सफ़र करेगा तो वो सब पे इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा, अगर हम यूरोप की बात करें, जर्मनी का में रिसेशन आ रहा है, राइट, वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग डाउन है, ऑटो पिक नहीं कर रहा है। इटली के अंदर लास्ट ईयर रिसेशन आ गया था, इकोनॉमी अभी तक पिक नहीं हुई है। फिर चाइना में भी अगर मान लो ट्रेड की वजह से वहाँ पे ट्रेड उनका ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाते हैं यूएसए में, तो चाइना पे इम्पैक्ट आएगा। अगर यूएसए की कंपनीज के थोड़े से रेवेन्यूज़ कम होंगे, वहाँ का कंजम्पशन कम होगा, तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा। फिर दूसरा, अगर हम यूके की बात करें, वहाँ पे ब्रेग्जिट का काफ़ी बड़ा इशू चल रहा था, बट सडनली वहाँ पे जॉनसन की दोबारा से सरकार बन गई है, अभी वहाँ पे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। लेकिन हाँ, अगर हम ये देखें कि स्टेबिलिटी की जब हम बात करें तो एक तरीके से हमें स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है यूके में। तो जैसे ही जब सरकार बनी है अभी प्राइम मिनिस्टर जॉनसन की, तो वहाँ पे उस स्टेबिलिटी की वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया में भी मार्केट में काफ़ी उछाल आया, एक ही दिन में 400-500 पॉइंट्स बढ़ गए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारे शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं, जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आना बाकी है। और ये एक सेंटिमेंट गेम है, ये शायद सबको समझना ज़रूरी है। और सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़ गए हैं, लेकिन ये कम भी हो सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही है, ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है। सो थैंक यू हमारी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। तो आज का ये सेशन यही समाप्त होगा। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपको मिलेगा एसेट योगी चैनल पर, जिसमें हम बात करेंगे कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया की है उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर क्या हो रहा है। तो आज हमने बात की मिस्टर मुकुल से, जो कि एसेट योगी नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उस पर वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और जितने भी इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। तो आप इन इन्वेस्टमेंट एसेट्स से जुड़े नॉलेज के लिए उनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू ऑल।